अभी हम लोग देखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन या फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, जिसमें हम डैम्पर यूज कर रहे हैं। डैम्पर का कॉन्सेप्ट पूरा हम लोगों ने देखा था। दैट मीन्स ए वाइब्रेटरी सिस्टम दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर। इससे हम लोग देखे थे कि एज विस्कोसिटी विल इंक्रीज द लोड कैपेसिटी विल इंक्रीज। तो यहाँ पे इस विस्कस फ्लूइड का जो मेन प्रॉपर्टी होता है दैट इज द विस्कोसिटी, और इस विस्कोसिटी के आधार पे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के थ्रू विस्कस डैम्पिंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े थे। अब इस विस्कस डैम्पिंग में हम जब डैम्पिंग पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ द डैम्पिंग: विस्कस डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, कूलम डैम्पिंग एंड इंटरफेसियल डैम्पिंग। तो अभी हम लोग आज देखेंगे कूलम डैम्पिंग। कूलम डैम्पिंग में बेसिकली when one body there is a mass, it is the mass m, that means this body has mass m। तो जब यहाँ पे किसी उस पे रखा हुआ है तो इट विल एक्ट इन डॉट डायरेक्शन mg, नॉर्मल रिएक्शन rn, और ये वेलोसिटी हो गया आपका x डॉट, क्योंकि मैकेनिकल वाइब्रेशन में आपको बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट को x, वेलोसिटी को x डॉट से इंडिकेट करेंगे। अब ये mg हो गया, और ये क्या हो जाएगा तब आपका जब इधर आप वेलोसिटी लगाएंगे तो इधर क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, कि ये एक आपको फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करेगा म्यू आर एन। कब जनरेट करेगा म्यू आर एन? जब ये सरफेस आपका फ्रिक्शनल सरफेस होगा। दैट मीन्स दिस सरफेस विल ऑफर some resistance to the movement of this body. This resistance force is called force of friction and it is indicated by mu Rn. Thus, force of friction arises only because of relative movement between two surfaces. Some amount of energy will be wasted to overcome this friction as the surface is dry. That means इसको कूलम डैम्पिंग को हम क्या बोल सकते हैं? ड्राई फ्रिक्शन। तो ये अभी तक हम लोग विस्कस डैम्पिंग में यदि फ्लूइड यूज करें तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन यदि ड्राई सरफेस है तो इट विल जनरेट द फ्रिक्शन। सो वी स्टडी द कूलम डैम्पिंग। तो कूलम डैम्पिंग का एक्सप्रेशन जनरल क्या होता है? F इक्वल टू म्यू आर एन, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। द डैम्पिंग रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द रबिंग वेलोसिटी। क्योंकि म्यू आर एन आप यहां देख रहे हैं कि आर एन क्या है? इक्वल टू एम जी। म्यू इज द कांस्टेंट, देन this mu rn, that means this frictional force does not depend on this rubbing velocity. That means there are 3 possible conditions of Coulomb damping that we can see here. There is a spring mass system. This is the frictional surface. This is the surface having friction. If there is no mass, then it is the equilibrium position. और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही हम लोग पढ़ते आए हैं अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। यहां ध्यान दीजिए, मास इज मूविंग टू दी राइट डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यदि यह आप मास को इधर मूव करा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में वर्क करेगा। इन दैट केस व्हाट विल बी दी इक्विलिब्रियम इक्वेशन? mx डबल डॉट, क्योंकि यह किससे मूव कर रहा होगा? mx डबल डॉट, यही फोर्स लग रहा होगा, इस साइड में हम लगा रहे होंगे और इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स mx डबल डॉट प्लस kx प्लस f इक्वल टू 0। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। उसी तरह से यहां पे आप ध्यान दीजिए, मास इज मूविंग टू दी लेफ्ट डायरेक्शन। हम लेफ्ट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
एम एक्स डबल डॉट जो फोर्स है वो लेफ्ट में लगा रहे हैं, तो यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स माइनस एफ इक्वल टू 0। नाउ लेट अस कंसीडर द लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इसको हम लेकर के अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, leftward, for the leftward movement we have seen this equation, that means equation is mx double dot plus kx equal to f। हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक ना। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, solution of this equation, solution of this equation can be written as x equal to b cos square root of k by m into t plus d sin square root of k by m plus f by k, where ध्यान दीजिएगा दिस स्क्वायर रूट बाई के बाई एम इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। नाउ बी एंड डी आर कांस्टेंट। अब यहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं कि ए और बी क्यों नहीं लिखे। ये इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ए क्या है, आपका एम्पलीट्यूड, ए को हम एम्पलीट्यूड में इंडिकेट करते आए हैं। और सी इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हम डैम्पर यूज करेंगे कहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि सी हमारा कांस्टेंट है या सी डैम्पर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डब्ल्यू एन निकाल लिए। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, कंडीशन के हिसाब से ही हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट। तो एट, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू एक्स जीरो पे, x इक्वल टू इनिशियल कंडीशन x जीरो कब, एट t इक्वल टू 0 पे, x जीरो, और जब फिर से t 0 पे ही तब x डॉट भी क्या होगा आपका 0। जब ये बाउंड्री कंडीशन हमारा होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं अब, इस कांस्टेंट का वैल्यू। यहां ध्यान दीजिए, यहां पे जब x इक्वल टू एक्स नट रखेंगे एट t इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x नट, इसी इक्वेशन में x नट इक्वल टू यहाँ 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो दैट मीन्स की b, और ये साइन यहाँ भी t है, यहाँ 0 रखेंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, प्लस f बाई के, दैट मीन्स की b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नट माइनस f बाई के। उसी तरह से d निकालेंगे आप, तो x डॉट, इसको पहले हम डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन का टर्म आ जाएगा, तो ये साइन t जब रखेंगे तो 0, और ये कॉस t 0, तो ये t बाहर आएगा, ठीक ना। तो ये भी 0, f बाई के, दैट मीन्स कि d इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा 0, ठीक ना। अब दिस इक्वेशन, दैट मीन्स कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b एंड d इन दिस इक्वेशन, जब इस इक्वेशन में आप b और d का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, आप ध्यान दीजिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स नट माइनस एफ बाई के, b का वैल्यू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m इंटू टी प्लस f बाई के, क्योंकि d क्या हो गया आपका 0। अब यहाँ पे आपका ये क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। बेसिकली दिस सॉल्यूशन होल्ड्स गुड फॉर द हाफ साइकिल when t इक्वल टू पाई अपॉन wn, क्योंकि 2 पाई बाई w होता है हाफ साइकिल के लिए हाफ साइकिल इज कंप्लीट, सो द डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ साइकिल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस इक्वेशन। इसी को x को ही हम क्या ले सकते हैं, यदि t इक्वल टू पाई बाई डब्ल्यू एल लिख देते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे cos पाई आ जाएगा, wn से wn कट जाएगा, तो cos पाई इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स नट प्लस f बाई के, क्योंकि इसका वैल्यू -1 आ गया, प्लस f बाई के, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स नट माइनस 2f बाई के। दिस इज द एम्पलीट्यूड
this is the basically displacement, or you can say amplitude. This is the amplitude for left extreme position of the body. लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेफ्टवर्ड मोशन के लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जिसके बाद फर्दर ये लेफ्ट नहीं जा सकता है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करके जब देखेंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा। ये घटते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका होगा दिस वैल्यू बेसिकली, तो दिस इज दी 4f/k, दिस इज दी 4f/k, दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका π/w हाफ साइकिल के लिए निकाले थे, फिर अगेन 2π/w, यहाँ पे 2π/w में दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये जब वैल्यू निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए बेसिकली ये दिस वैल्यू इज 4f/k एंड अप टू दिस वैल्यू इज 2f/k। उसी तरह से ये क्या होगा आपका घटते जाएगा, यहाँ पे 3π/w निकालेंगे, यहाँ पे आपका 3π/w निकल गया, 4π/w। इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, the amplitude is just destroying, the amplitude decay क्या लिख सकते हैं, amplitude decay in Coulomb damping, that means this is the amplitude for the left extreme position, this is the amplitude for the left extreme position of the body. It is clear that the initial displacement x0, this x0 is reduced by 2f/k in the next half cycle. When the body moves to the right, the initial displacement will be reduced by again 2f/k, फिर से 2f/k से डिक्रीज कर जाएगा। तो हर साइकिल में दैट मीन्स कि हर फुल साइकिल में 4f/k ये रिड्यूस होते जाएगा। दिस एम्पलीट्यूड डीके फॉर कूलम्ब डैम्पिंग। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम remains unchanged in Coulomb damping, ये ध्यान रखिएगा, the natural frequency remains unchanged in Coulomb damping, ठीक है। तो this is the basically Coulomb damping that we have seen here. Thank you very much. In the next video, we will see the structural damping and interfacial damping.